नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। 2022 विधानसभा चुनाव की तारीख अब जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे सभी पार्टियों में हलचलें बेहद तेज हो रही हैं। अब पार्टियां अपने रूठों को मनाने में भी लगी हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर जहां पर पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र लगातार ब्राह्मणों को मनाने में लगे हैं, तो फिर वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी के पदाधिकारी प्रदेश के पिछड़े वर्ग को मनाने में लग गए हैं। एसपी पार्टी लगातार पिछड़ा वर्ग सम्मेलन भी कर रही है और कांग्रेस भी आम जनता के बीच में जाकर जातिगत राजनीति में कूद चुकी है। तो फिर बीजेपी ने भी अपनी जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर दी है। इसमें बीजेपी पदाधिकारी अब जनता के बीच में जाएंगे, सरकार के काम को गिनाएंगे और इसके बाद वो वोटरों को कितना लुभाएंगे, इसके लिए चुनावों का इंतजार करिए। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी किसान सम्मेलन करके भी किसानों को मनाने की बात कर रही है। तो आज की बड़ी बहस की शुरुआत हम करेंगे इन बड़े सवालों के साथ कि आखिर यात्राओं से क्या 2022 का रास्ता निकलेगा। सवाल यह भी है कि किसान यात्रा से क्या किसान मान जाएंगे। इसके अलावा एसपी का पिछड़े वर्ग के सम्मेलन से पिछड़ों का साथ क्या मिल पाएगा और बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन से क्या ब्राह्मण मानेंगे। आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर के केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी का क्या कहना है और कांग्रेस के आगे की रणनीति क्या है, इस पर क्या कुछ कहना है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का, आपको ये सुनवाते हैं। देखिए, अयोध्या आने का संदर्भ मात्र एक दर्शन का संदर्भ था और राम जन्मभूमि का दर्शन करना है, हनुमानगढ़ी का दर्शन करना है, क्योंकि मंत्री बनने के बाद पहली बार मैं अपने क्षेत्र में जा रहा हूँ और रास्ते में अयोध्या पड़े और मैं दर्शन ना करूँ, ये संभव नहीं है। इसलिए अयोध्या, क्योंकि आशीर्वाद यात्रा निकली हुई है और आशीर्वाद यात्रा का मकसद ही यही है कि जो हमें दायित्व मिला है उसका निर्वहन अभी हम लोग पार्लियामेंट में किए, पार्लियामेंट अब समाप्त हुआ है, तो जनता के बीच में जाकर जनता का आशीर्वाद लेना और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के नीतियों और कार्यों को, योजनाओं को ज़मीन तक पहुँचे, उसके लिए सबसे मिल करके राय बात करना और अंतिम व्यक्तिगत उसका लाभ पहुँचाना है। कुछ लोग अभी आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी तो लगातार 5 सालों से सड़कों पर है। सबसे ज़्यादा मुकदमे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर है। सरकार के दमन के खिलाफ किसानों की आवाज़ उठाते हुए, नौजवानों की आवाज़ उठाते हुए, गरीबों की आवाज़ उठाते हुए, शोषितों के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए, वंचितों के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए। और ये जो हमारा कार्यक्रम है स्वाधीनता के 75वें वर्षगांठ पर जय भारत महा जनसंपर्क अभियान है। 30,000 ग्राम सभाओं और वार्डों में हमारे पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी 75 घंटे प्रवास करेंगे। देखिए, अयोध्या आने का तो देख रहे हैं सभी राजनीतिक पार्टियां, चूंकि 2022 के विधानसभा चुनावों में वक्त ज्यादा नहीं है, इसलिए सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं। सबकी अपनी अपनी रणनीति है। कोई प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहा है, तो कोई जन आशीर्वाद यात्रा कर रहा है, तो कोई अब गांव में जाकर के महापड़ाव करने की तैयारी में है, तो फिर कोई पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अपनों को जो मनाने की जो कवायद शुरू हुई है, उसमें उनको अपनों का साथ मिलेगा कितना और क्या इन यात्राओं से, इन सम्मेलनों से जो वोटर्स हैं वो लुभा पाएंगे या फिर वो वोटर्स जिनको बताने की कोशिश या जिनको मनाने की कोशिश हो रही है, क्या वो मान जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो हमेशा की तरह इस बार भी बेहद अहम होने वाला है, बेहद दिलचस्प भी होने वाला है, क्योंकि सब राजनीतिक पार्टियां अब अपनी अपनी चुनावी बिसात को बिछा चुकी हैं और अब जनता के बीच में जाकर अपने मैसेज को कन्वे करने की कोशिश हो रही है। लेकिन चुनौती सबसे ज्यादा मौजूदा सत्ता पार्टी के ही सामने है, क्योंकि अपने कामकाज के सहारे और इसके अलावा आगे आने वाला जो रोड मैप है उसके विषय में क्या बताते हैं जनता के बीच में जाकर के, एक बड़ा चैलेंज है। विपक्षी पार्टियों के जो हमले हैं उसका जवाब कैसे देते हैं, ये भी एक बहुत अहम विषय है। और साथ ही साथ जनता के वादों पर कितना खरा उतरे हैं, इसका निर्णय भी जनता ही करेगी। तो कुल मिलाकर के तैयारियां सब तरफ से हैं। कोई अपनी पुरानी जातिगत राजनीति के आधार पर सत्ता में पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ पार्टियां जो कि अपने वोट बैंक जिनके पिछले चुनावों में उनसे दरक गए या खिसक गए, उनको मनाने की कोशिश में लगे हैं। तो कोई पार्टी लगातार अब अपने जीत के दावों के साथ आगे बढ़ती हुई, और अब चूंकि प्रदेश के अंदर चुनाव है तो सभी पार्टियां अपने अपने जीत के दावे कर रही हैं और खासतौर से कांग्रेस पार्टी भी इस बार जोर शोर के साथ महापड़ाव करने वाली है, जहां पर वो ग्राम पंचायतों तक में जाकर के प्रवास करेंगी और वहां पर लोगों के साथ एक कनेक्ट बनाने की, कनेक्शन बनाने की कोशिश
कांग्रेस पार्टी की भी रहेगी। तो बसपा की कोशिश आप देखें प्रबुद्ध सम्मेलन के माध्यम से ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने की, तो पिछड़े वर्ग को साधने के लिए भी अब पिछड़ा वर्ग सम्मेलन शुरू हो चुका है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब शुरू हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के ये सभी बड़ी पार्टियां जो कि इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को बेहद दिलचस्प बनाने वाली हैं, अपनी अपनी राजनीतिक तैयारियों में लग चुकी हैं और रणनीतिक तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए अब इन यात्राओं से, इन सम्मेलनों से इन पार्टियों को कितना फायदा मिलता है, आज इसी पर चर्चा करते हैं। फिलहाल 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। धर्मेंद्र राय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। धर्मेंद्र राय जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। आस्था तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आस्था तिवारी जी, आपका भी स्वागत। और विवेक साइलस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विवेक साइलस जी, आपका भी बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र राय जी, सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा। एक तरफ तो जन आशीर्वाद यात्रा है और दूसरी तरफ किसानों को लेकर के सम्मेलन का भी आप लोग आयोजन कर रहे हैं। किसानों को कैसे मनाएंगे और जन आशीर्वाद यात्रा में क्या बताएंगे जनता को? मैं सबसे पहले आपका इसी पर रिएक्शन चाहूंगा, धर्मेंद्र राय जी। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। लगातार आपने देखा होगा कि किसानों को पहली बार कि उनके उपज का लाभ उनको कैसे मिले, उनकी आय दोगुनी कैसे हो, इस पर लगातार काम हुआ है, चिंता हुई है, प्रयास हुए हैं, सार्थक परिणाम भी सामने आए हैं। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आज डबल इंजन की सरकार है, तो वो डबल इंजन की सरकार दिखती है। 17 में उत्तर प्रदेश जनता पार्टी की सरकार बनी है। उसके पहले भी योजनाएं आती थी, दिल्ली से पैसे आते थे, वह किसानों तक नहीं पहुंचते थे, वह गरीबों तक नहीं पहुंचते थे, वो आम विकास की योजनाओं तक जो पैसे आते थे उसका सही सदुपयोग नहीं होता था, योजनाएं रोक दी जाती थी। तो डबल इंजन की सरकार का परिणाम यह सामने आया कि आज 2 गुने स्तर पर विकास के कार्य हो रहे हैं। हमने किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को, उनको आधे दाम पर यूरिया मिल रही है, उनको खाद मिल रहे हैं, उनको बीज मिल रहे हैं, कृषि यंत्र मिल रहे हैं। तो किसान आज प्रसन्न है कि आज केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार, तो उसने जो किया। लेकिन धर्मेंद्र जी, ये कैसी प्रसन्नता है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं किसान प्रसन्न है, किसान की आय भी आप दोगुनी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ 8-8.5 महीने से ज्यादा हो गया किसान विरोध प्रदर्शन कर रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर तो विरोध की स्थिति यह है कि आपके नेताओं तक का विरोध होता है वहां पर। ये कैसा प्रसन्न किसान है? वो टिप्पणी इस पर हम नहीं करना चाहेंगे। वो राजनीति से प्रेरित साफ हो चुका है कि जो किसान हैं वो एक राजनीति से प्रेरित होकर किसानों की भलाई के लिए वो नहीं काम कर रहे हैं। किसानों को भलाई के लिए पहली बार ये केंद्र सरकार ने चिंता किया है कि जो छोटे किसान। तो धर्मेंद्र राय जी, मतलब आप क्या नकार रहे हैं इस बात को कि वहां पे बैठे हुए लोग जो हैं या धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं वो किसान नहीं है? राजनीति, वो किसान ही नहीं है। राजनीति से वो नहीं, किसान है, मैं मानता हूं किसान है, लेकिन वो कुछ राजनीतिक दलों के राजनीतिक दल उनके कंधे पर बंदूक रख के अपना निशाना साध रहे हैं। वो किसानों के, आम किसानों के हित की बात उनको शायद नहीं मालूम है। जो केंद्र सरकार बार बार उनसे वार्ता के लिए तैयार हुई, उनकी हर बात मानने को तैयार हुई, लेकिन आप बैठकर बात तो करिए। आप आंदोलन को हिंसा पैदा कर रहे हैं। चलिए, प्रदेश के किसानों की बात धर्मेंद्र जी मैं कर लेता हूं। गन्ना किसानों का आप लोगों ने मूल्य जो बढ़ाना चाहिए एमएसपी का, वो आप लोगों ने बढ़ाया नहीं। गन्ना किसानों का भुगतान हुआ नहीं, क्योंकि ये बहुत आरोप गंभीर हैं और इसको लेकर के लगातार विपक्ष आपको घेर रहा है कि आप अगर गन्ना मूल्य बढ़ा ना पाए, भुगतान कर ना पाए, आय आप दोगुनी करेंगे कैसे? एमएसपी पर आप खरीद नहीं कर पा रहे, ये आरोप है ना धर्मेंद्र जी? मैं चाह रहा हूं उत्तर प्रदेश के लिहाज से इसको जरा समझाएं। जनता भी देख रही है कि संसद नहीं चलने देता है, विपक्ष सकारात्मक बातों पर सरकार का साथ नहीं देता है। विपक्ष का मतलब है कि आप अपनी विचारों को रखिए, सरकार की जहां कोई कमी है, त्रुटि है, उस पर ध्यान आकर्षण करिए। हम अगर न करते हो, सरकार न करती हो, तब आप जनता के बीच में ले जाइए। ये लोग भ्रम फैलाने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये तो एक गठजोड़ के लिए आज अगर रहता तो ये कटोरा लेकर जगह जगह क्यों दौड़ते कि हम उनके पास चलें, हम उनके पास चलें, हम उनके पास चलें। इनके पास कोई आधार नहीं। चलिए ठीक है, विवेक साइलस जी से मैं अब इस पर रिएक्शन लेता हूं। विवेक जी, धर्मेंद्र जी की बात का जवाब देते हुए साथ में ये भी बताइएगा, अगर इतने बड़े बड़े मुद्दे प्रदेश के अंदर हैं या देश के स्तर पर हैं, क्योंकि वो भी उत्तर प्रदेश को प्रभावित कर रहे हैं, तो फिर
पिछड़ा वर्ग सम्मेलन या इस तरीके के सम्मेलनों की जरूरत क्यों पड़ रही है? जनता तो ऐसे ही आपको मुद्दों को समझ जाए, आपको वोट करे, ये सम्मेलनों की आवश्यकता क्या है? बाकी धर्मेंद्र जी की बात का भी जवाब दें। देखिए आयु जी, कड़वी सच्चाई के चाहे कोई भी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी, जातीय सम्मेलन सब करती आई हैं, इतिहास गवाह है और अभी भी कर रही है और हमको लगता है आगे भी करें। तो इसमें कोई वो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है या हम नहीं करते या कांग्रेस की आशा तिवारी बैठी है वो बता सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी जन आशीर्वाद यात्रा रख दिया कि जन आशीर्वाद यात्रा हम करेंगे, परंतु जनता किस बात पर आशीर्वाद देगी ये तो समझ से परे है। जिस तरह प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट बता रही है, महंगाई चरम पे है, सब देख ही चुके हैं। डीजल, पेट्रोल और एलपीजी कहां आपने पहुंचा दी है वो किसी से छुपा नहीं है। किसान आज सड़कों पे है, किसान आज सड़कों पे है, महिलाएं उत्पीड़ित है, भ्रष्टाचार में आपने शमशान घाटों तक को नहीं छोड़ा। कहां से कहां भ्रष्टाचार पहुंच गया है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और सांसदों को किस तरह से जनता उनको ट्रीट कर रही है, उनके साथ कैसा व्यवहार कर रही है, इनके चाहे सांसद हो, मंत्री हो, यहाँ तक कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, जनता किस तरह से उनका विरोध कर रही है, सबने देखा, आप लोग ने भी दिखाया इसको। और इन्होंने कहा कि किसान के बिल पे बात नहीं करना चाहते, हम तो किसानों के हितैषी हैं। तो 11 राउंड होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि मैं एक फोन कॉल अवे हूं, बस एक फोन करिएगा। वो फोन नंबर आज तक नहीं पता चल पाए, वो फोन नंबर कौन है, हमारे किसान भाई किस पे बात करें। दूसरी बात जो उन्होंने संसद की बात कही, तो संसद में देखिए एक प्रतिक्रिया होती है, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, मान लीजिए 11 बजे अगर संसद चलती है तो 10 बजे उसकी सारी जो विश्लेषण है आ जाता है, किस पे चर्चा होनी चाहिए, 1 घंटे पहले बता दिया जाता है। जितने दिन भी संसद चली नहीं चली, जो भी हुआ, ना पेगासस पे, ना किसान पे, ना महिला उत्पीड़न पे, ना महंगाई पे, किसी पे उस बिल में कोई चर्चा थी ही नहीं। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, कोई झूठ वाली बात नहीं है। और दूसरी बात, जब किसानों में बात आई तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम किसान कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पे बात कर सकते हैं, किसानों पे नहीं। इसलिए विपक्ष ने मना कर दिया कि हम किसान कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पे बात नहीं करेंगे। और जो प्रधानमंत्री जी की आदत है, 2019 में कह रहे थे 100 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, 2020 में कह रहे थे 110 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अभी 2021 में कल उन्होंने कहा कि 100 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट हम और लेकर आ रहे हैं। कोरोना काल में कह रहे थे कि हम 20 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट दे रहे हैं, हिंदुस्तान की तकदीर बदलने वाली है। तो देखिए झूठ, अब जनता देखिए झूठ नहीं सुनना चाहती है। और योगी जी ने भी कहा था कोरोना काल में हमने 1,75,00,000 लोगों को नौकरियां दे दी। देखिए अब जनता झूठ नहीं सुनना चाहती है। बेरोजगारी और महंगाई से जनता हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, चाहे हमारे व्यापारी हो, हमारी महिलाओं का कैसा उत्पीड़न हो रहा है, वो सब हम लोग देख ही रहे हैं। और मोदी जी ने एक बात किसानों के लिए और कही कि 80% जो हमारे किसान है, कल लाल किले पे मोदी जी ने कही, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, कि 80% किसान है उनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। लेकिन मोदी जी ने नहीं बताया कि किसान जब अपना धान काटेगा, अपना गेहूं काटेगा, अपनी दाल काटेगा, अपना तिल काटेगा, अपनी जौ काटेगा, वो जाके कहां बेचेगा? वो कर्नाटक में बेचेगा कि केरल में बेचेगा कि छत्तीसगढ़ में बेचेगा कि बंगाल में बेचेगा? मोदी जी तो कहते हैं हर जगह। तो इतना छोटे जो किसान है वो अपनी उपज को ला जाके कहां पैसा लेकर आएंगे, ये भी मोदी जी को स्पष्ट कर देना चाहिए। देखिए जनता भी इन लोग से उठ चुकी है, इसीलिए इन लोग का ये असर हो रहा है गांव गांव। अभी कल भी एक वीडियो आया था कि एक विधायक के गाड़ी के ऊपर किस तरह से किसानों ने उसको विरोध किया, स्याही फेंकी, काले झंडे दिखाए। तो भारतीय जनता पार्टी अब कुछ भी करती रहे, ठीक है, आने वाली नहीं, क्योंकि अब जनता चलिए, जनता का आशीर्वाद इनको नहीं मिलेगा, जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया। आस्था जी, एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं समाजवादी पार्टी, चलिए ठीक है, विवेक साइलस जी ने तो इस बात को भी स्वीकार कर लिया कि भाई जाति पाति की राजनीति से आप ऊपर उठ नहीं सकते, ये कड़वी सच्चाई है। क्या इसीलिए किसान महापड़ाव होने वाला है आप लोगों की भी तरफ से, या लोगों के बीच में जाने की कवायद, या फिर आप लोग गांव के अंदर जाकर के जो पड़ाव करने वाले हैं उसके क्या मायने समझे जाएं? कुल मिलाकर के कांग्रेस की स्थिति को कैसे आंकती हैं? देखिए, जब भी राजनीति में चुनाव के अवसर पर हर पार्टी के लोग जाते हैं जनता के बीच में, चाहे किसी भी कैंपेन के माध्यम से हो जाए। इस तरीके से हमारी पार्टी पड़ाव डाल करके, चौपाल लगा करके जनता से संवाद करने का प्रयास करेगी।
मगर आज यहाँ पर बात ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की आशीर्वाद यात्रा थी। तो आप ये सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आशीर्वाद किस बात पर मांगेंगे? इस बात पर मांगेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग आशीर्वाद कि उनके कुप्रबंधन के कारण कोरोना काल में लाखों लोगों की जान चली गई। लोगों उन परिवारों से जाकर के ये लोग आशीर्वाद मांगेंगे जिनके घर के लोगों की मौत हो गई इसमें, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से या दवाइयों की कमी से या बेड में अस्पताल में बेड न मिलने से, या उन लोगों के घर जाकर के ये लोग आशीर्वाद मांगेंगे जिनके घर में आज रोजगार छिन गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। उन लोगों के घर में जाकर के ये लोग रोजगार मांगेंगे जिनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है लगातार। पिछले 4 साल में महिला अपराध चरम पर पहुंच गया है और उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए अनसेफ प्रदेश बन चुका है। तो आप ये सवाल कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किस बात पर आशीर्वाद मांगने वाले हैं प्रदेश की जनता से? नहीं, ये सवाल तो आपका बनता है ना, आप विपक्षी दल के तौर पर आप ये सवाल पूछते रहिए। मैंने उनसे पूछ लिया जन आशीर्वाद यात्रा के मायने क्या है, मैंने तो उनसे भी पूछा। मुझे लगता है आस्था जी शायद आपने सुना नहीं, आप तक ऑडियो पहुंची नहीं। मेरा पहला सवाल यही था कि ये जन आशीर्वाद यात्रा के मैं क्या मायने समझूं। लेकिन मुझे ये बताएं आस्था जी, देखिए आप ये आरोप तो लगाएंगे ना, क्योंकि आप जब जाएंगे जनता के बीच में कनेक्ट करेंगे तो आप बताएंगे कि इन्होंने नहीं किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या करेगी या वो क्या कर सकती है, या जनता कांग्रेस पार्टी को क्यों चुने? समाजवादी पार्टी भी तो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है ना। ये क्या बताएंगे जनता के साथ, कैसे कनेक्ट करेंगे? क्योंकि इनके लिए तो आपके पास बताने के लिए है, लेकिन आप अपना क्या बताएंगे, मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूं। आस्था जी, मैं ये आपसे कह रही थी कि देखिए कांग्रेस पार्टी क्या लेकर के बताएगी जनता को, उसी का तो उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे फेलियर्स है पिछले 4 साल के। मुझे नहीं लगता कि मुझे एक भी गिनाने की जरूरत होनी चाहिए आपको, फिर भी आपकी क्योंकि जनता से यहाँ संवाद है तो मैं आपको बता दूं कि बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ता हुआ अपराध प्रदेश का, जो इन्होंने अपराध प्रदेश को मुक्त करने की बात करी थी कि अपराध मुक्त हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उसको अपराध युक्त बना दिया है इन्होंने। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में जिनको हमें जनता के बीच लेकर के जाना है। इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी जनता से संवाद कर रही है। ठीक है, धर्मेंद्र जी जवाब दें, किस बात का आशीर्वाद लेने वाले हैं? इन लोगों के पास न कोई प्रश्न है न उसका कोई निराकरण है। प्रश्न इन लोगों के रटे रटाए हैं और कांग्रेस पर तो तरस आती है उनके नेतृत्व पर कि जिम्मेदारी प्रथा अभी भी कांग्रेस में चल रही है कि हम खेती करेंगे नहीं, हम उपज पैदा करेंगे नहीं, हम खेत में काम करेंगे नहीं, लेकिन हमको हिस्सेदारी चाहिए। आज जनता के बीच में कांग्रेस ने अगर काम किया होता तो कांग्रेस की ये गति नहीं होती। आदरणीय मोदी जी ने देश के राजनीतिक दलों को यह एक रास्ता दिखाया है कि हमको लगातार जनता के बीच में रहना पड़ेगा, जनता के दुख दर्द में अपने को भागीदार बनाना पड़ेगा। सवाल यह है कि आज इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, जिन कई बड़े अब सुन लीजिए मेरी बात, मेरी आस्था जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप फिर बोलिएगा। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। देखिए आप आज अगर आपके प्रश्न का उत्तर यह है, ठीक है आस्था जी, ठीक है आस्था जी सुनिए पहले। आप मेरी बात सुन लीजिए। कांग्रेस के वो दिन नहीं है, चेहरे पर कितने दिन कांग्रेस चलेगी? इनका चेहरा इनसे मिलता है, उनका चेहरा उनसे मिलता है, इनकी नहीं, ये सब बातें नहीं। देखिए लोग ठीक है, लेकिन धर्मेंद्र जी वो इनकी पार्टी है, वो आस्था जी अपनी पार्टी की चिंता करें, वो आस्था जी की जिम्मेदारी है। लेकिन धर्मेंद्र जी मुझे ये बताएं, महंगाई, बेरोजगारी, इन सारे मुद्दों को लेकर के आप क्या जवाब देंगे, जनता को क्या बताएंगे? क्योंकि यही तो एक मुख्य मुद्दे के तौर पर पे विपक्ष उठा रहा है ना। आप महंगाई कम नहीं कर पाए, लोगों को रोजगार दे नहीं पाए, कोरोना काल के बीच में मिसमैनेजमेंट हुआ, ये जो तमाम सवाल उठाए विपक्ष ने, मैं चाह रहा हूं स्पेसिफिकली एक एक करके मुझे इसका बताएं जवाब, किसका काउंटर क्या है? क्योंकि विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसके जवाब तो आपको देने पड़ेंगे। जनता भी वही सवाल धर्मेंद्र जी आपसे पूछेगी, जब आप जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान भी जाएंगे तब भी जनता आपसे पूछेगी कि आपने कितना रोजगार दिया, आपने कितनी महंगाई कम करी। ठीक है, ये जो जवाब है ना ये आपको देने पड़ेंगे। मैं चाह रहा हूं इस पर आप जवाब दें, इसका जवाब दें धर्मेंद्र जी। देखिए जब आज ओबीसी का मुद्दा आता है तो इनको तकलीफ होती है। जब हम मेडिकल कॉलेज में उनके पिछड़े दलितों को, शोषितों को, वंचितों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो ये सदन में हंगामा खड़ा करते हैं। जब परिचय की बात आई कि हम उत्तर प्रदेश से उन पिछड़े लोगों को हम
उन अनुसूचित जात के वर्ग को हमने कितना जिम्मेदारी दिया है, मंत्री पद दिया है, तो उनका परिचय कराएं। वो परिचय भी नहीं होने देते कि एक संदेश जाए। ये लोग तो केवल हंगामा खड़ा करते हैं। क्या ये सवाल नहीं है क्या आज कश्मीर में भारत का जो मस्तक ऊंचा हुआ है, कश्मीर आज हमारा है। 5 अगस्त का वह दिन, वह कांग्रेस अपनी गलतियों को, अपनी गलतियों पे, कांग्रेस अपनी गलतियों पर प्रायश्चित नहीं करना चाहती कि जो 70 वर्ष का उन्होंने कोढ़ बना रखा था, आज उसको मोदी जी ने साफ किया है। उनकी सरकार ने, क्या आपको नहीं लगता कि ब्राह्मण जो वहां जो कश्मीरी पंडित थे उनको किस तरह से विस्थापित किया गया, किस तरह से आतंक धर्मेंद्र जी अगर अचीवमेंट की लिस्ट इतनी लंबी है, धर्मेंद्र जी अगर अचीवमेंट की लिस्ट इतनी लंबी है तो मुझे बताएं, पिछड़ा को मनाने की, ब्राह्मण को मनाने की, अन्य जातियों को मनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, या फिर आप तो कहते हैं आप तो विकास की, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। ये जरूरत क्यों पड़ रही है? ये जरूरत क्यों पड़ रही है धर्मेंद्र जी? ये जरूरत क्यों पड़ रही है? जनता के बीच में जाते हैं कि जनता के प्रयास से आज सरकार चल रही है, जनता का आशीर्वाद है, चाहे विकास के कार्य हो, चाहे राजनीतिक वातावरण के कार्य हो, जनता हमें समर्थन दे रही है और जनता की आकांक्षा पूरी हो रही है। तब जनता का हृदय गदगद हो रहा है कि हमारे मनोभावना की, हमारी मनोदशा की कोई बात को समझने वाली कोई सरकार आज बैठी है। बहुत सारे प्रश्न हैं। जब वो देखती है अयोध्या में लोग जाते थे, आज पंकज चौधरी जी जब जा रहे हैं आशीर्वाद यात्रा लेकर, तो इन लोगों को सवाल होता है, अरे हमारे आराध्य राम हैं जिनका हम दर्शन करते हैं, राम, जम्मू कश्मीर, 370, ये तो सब गिना दिया, लेकिन मैंने आपसे पूछा कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के जनता को क्या जवाब देंगे, तो उसको आप टाल गए, उस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे बताएं कि इसका क्या जवाब है? आपने कहा कि आप आय दोगुनी करेंगे किसान की, कैसे करी वो आप मुझे बताएं। आपने कहा बेरोजगारी खत्म करेंगे, आप मुझे बताएं कितने लोगों को रोजगार दिया। आपने कहा कि महंगाई की मार बहुत हुई, अब की बार मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार भी हो गई। मुझे बताएं कि इन 3 मुद्दों पर क्या जवाब है स्पेसिफिक आपके पास? आप राम मंदिर, 370, जम्मू कश्मीर सब गिनाइएगा, लेकिन मुझे इसका भी जवाब चाहिए। धर्मेंद्र जी जवाब दें। किस चीज का जवाब? महंगाई, बेरोजगारी और किसान की आय को दोगुना करने को लेकर इन तीनों ही मुद्दों पर आपने क्या किया? मैं चाह रहा हूं कि इसका जवाब दें। आप उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, कांस्टेबल की भर्ती हुई। आज बेरोजगारों के लिए जो काम उत्तर प्रदेश में हुआ है वो एक इतिहास है। आप उठाकर देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, किस तरह से भर्तियों में बेईमानी हुई, कितने जो नौजवान थे, जो पात्र थे, उनका हक मारा गया। आज पहली बार पारदर्शी तरीके से बेरोजगारों को नौकरी मिल रही है। आज हर बेरोजगार जानता है उत्तर प्रदेश की सरकार में हमारी कोई बेईमानी नहीं होनी, पूरी पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ, तो हर जगह भर्तियां चल रही हैं। बेरोजगारों को रोजगार देने के लगातार प्रयास चल रहे हैं। आज जो निजी क्षेत्र में जो विकास की योजनाएं चल रही हैं, आप पूर्वांचल से लेकर के गंगा एक्सप्रेस जो अभी आने वाला है, पूर्वांचल एक्सप्रेस, चलिए ठीक है, आप पूरे ठीक है, चलिए विवेक साइलस जी, इंफ्रास्ट्रक्चर काम हो रहे हैं। तो ये बेरोजगारों को बेरोजगारी भाषण खत्म करने का प्रयास है। चलिए ठीक है, साइलस जी। आयुष जी देखिए, मैं इसीलिए धर्मेंद्र जी के बीच में नहीं बोला क्योंकि मैं चाहता हूं कि जनता जो है, भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रवक्ता बैठे रहते हैं उनको सुने, क्योंकि जनता जब सुनेगी तो जनता को समझ में खुद ही आ जाएगा कि ये झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। जहां तक भ्रष्टाचार का मामला है आयुष जी, तो मैं तो समाजवादी पार्टी की बात नहीं, ये झूठ है कि आप बोले, मैं बोला धर्मेंद्र जी, शांति बनाइए ना। बोलिए। पूछना, भ्रष्टाचार के बारे में पूछना है तो अपने हरदोई के विधायक श्याम प्रकाश से पूछिए, जो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक है। उन्होंने कहा है इतना ज्यादा भ्रष्टाचार होते हुए हमने अपने जीवन में नहीं देखा। ये आपका विधायक कह रहा है। या उस लोनी के विधायक से पूछिए, गुजर साहब, जहां शमशान घाट की छत गिर गई थी, 25 लोग मर गए थे। उन्होंने कहा था 50% लखनऊ में कमीशन देनी पड़ती है, तब हमको वहां पैसा मिलता है। ब्रिजभूषण राजपूत से पूछिए, राधा मोहन दास अग्रवाल से पूछिए, इंद्रमणि त्रिपाठी से पूछिए, ये सब आप ही के विधायक हैं। ये समाजवादी पार्टी के थ्रोन है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, एक्सप्रेसवे की भी बात थी, राय साहब 5-5 एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, 200 करोड़ का विज्ञापन देते हैं। जरा बता दीजिए कि किस एक्सप्रेसवे में कहां से चढ़ना है और कहां से उतरना है। बैलगाड़ी भी चला के दिखाई क्या आपने? हमने तो फाइटर जेट उतार दिया था, हरकुलिस जैसा विमान उतार दिया था।
आपको किसने रोका था? A380 जैसा विमान उतार के दिखा देते, लेकिन आप में क्षमता ही नहीं है सब काम करने की। स्मार्ट सिटी बना रहे थे, फिल्म सिटी बना रहे थे, क्योटो बना रहे थे, क्या हुआ? कहाँ है स्मार्ट सिटी? डूब गया है क्योटो इनका। कहाँ है सर? क्योटो कहाँ है? डूब रहा है पानी में वाराणसी। ऐसा देखिए, झूठ मत बोलिए। समाजवादी पार्टी देखिए, सुनिए, न नाले से गैस निकालती है, न बादल के पीछे जहाज को छुपा के राडार से बचाती है और जनता को बेवकूफ बनाती है, और न बत्तख में से ऑक्सीजन निकालती है। ये सब काम आपके महान नेता लोग कर सकते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल काम करते हैं। और महंगाई की बात आपने कही, तो आयु जी, इनके प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने तो कहा है, उत्तर प्रदेश में तो महंगाई है ही नहीं, सब कुछ सही है, कुछ महंगाई नहीं, सब कुछ बहुत सस्ता है। ये इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, इनके एमएलए ने कहा। अगर जनता को महंगाई ज्यादा लग रही है तो कपड़े ना पहने, वो गाड़ी में तेल ना बनाए, वो खाना ना खाए, वो पैदल चले। ये तो इनके जवाब होते हैं जनता के लिए, खाना ना खाइए। और जो मुख्यमंत्री गन्ना किसानों को ये बोल दे, आदरणीय योगी जी, कि गन्ना किसान गन्ना क्यों बोलते हैं, गन्ने से तो डायबिटीज हो जाती है, जो मुख्यमंत्री इस तरह से बात करे, नहीं, गलत बयानी नहीं, गलत बयानी नहीं, यूट्यूब पे गलत बयानी। आपको भेजूंगा यूट्यूब पे। गन्ना मिलों को, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। 14,000 करोड़ बाकी है, अभी शांत होइए। 14 दिन में आपको भुगतान कर रहे थे, 14,000 करोड़ बाकी है। राय साहब शांत हो जाइए। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा। चढ़ा दी, शिष्टाचार का परिचय दीजिए, शांत हो जाइए। पसीने से कमाई किसानों, गई। ठीक है धर्मेंद्र जी, मैं गन्ना किसानों को लेकर स्पेसिफिक आपसे जवाब लूंगा। धर्मेंद्र जी, अब आप अपनी बात को आराम से रखिएगा, मैं पूरा पूछूंगा आपने कि गन्ना किसानों के लिए क्या किया, गन्ना किसानों के लिए गन्ने का मूल्य आपने कितना बढ़ाया, कितना पेमेंट किया और कितना बाकी, मैं सब पूछूंगा। लेकिन अभी साइलस जी की बात कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप आराम से जवाब दीजिएगा। साइलस जी कंप्लीट करें। गलत बयानी। आप गन्ना किसानों को इन पसीने से उन्होंने सहकारिता के ठीक है धर्मेंद्र जी आराम से आप जवाब दीजिएगा। धर्मेंद्र जी बताइएगा इन्होंने क्या गलत बयानबाजी की है, इन्होंने क्या गलत बयानबाजी की, आप उसको भी स्पेसिफिक बताइएगा, लेकिन अभी उनको बोल लेने दें। साइलस जी, देखिए इन्होंने कश्मीर की बात की और कश्मीरी पंडितों की भी बात की। तो आप अगर अपना मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र, जिसको आप कहते हैं, शपथ पत्र आप कहते हैं, उसको पढ़े तो आपके शपथ में पत्र में था कि हम 6,000 कश्मीरी पंडितों को हर साल कश्मीर में बसाएंगे। 6 परिवारों को भी बसाया तो बता दीजिएगा। पहली बात, 14,000 पत्थरबाजों का केस वापस लेते हैं वहां सरकार बनाने के लिए, पत्थरबाजों को मासूम बनाते हैं, बताते हैं। महबूबा मुफ्ती जो कि आतंकवादियों को समर्थन करती है, उनके साथ आप इतनी हवस है आपको सरकार बनाने की कि उनके साथ सरकार बना देते हैं और यहाँ बैठ के बेशर्मी की हंसी हंसते हैं। आप लोग भ्रष्टाचार, अरे जो लोग शमशान घाट में भ्रष्टाचार कर गए, मिड डे मील में भ्रष्टाचार कर गए मिर्जापुर में, कोरोना काल में पीपीई किट, ऑक्सीजन मीटर। चलिए साइलस जी, कुल मिलाकर के आपने ये कई बड़े मुद्दे उठा दिए और इस पर आपत्ति थी, उसका जवाब भी मैं धर्मेंद्र जी से जरूर लूंगा। इस चर्चा को यहीं से थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन वापस आते हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज बड़ी बहस में चर्चा कर रहे हैं 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों की। उन सब के बीच में आप देख रहे हैं कि जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी अपनी कवायद में लगी हुई हैं। कोई जन आशीर्वाद यात्रा कर रहा है, तो कोई पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, कोई प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहा है, तो कोई गांव में जाकर के अब महापड़ाव करने वाला है। लेकिन सवाल इसी बात का है कि अपनी अपनी तरह से जनता को लुभाने की कोशिश में ये पार्टियां कितनी कामयाब होंगी और जनता का सही मायने में आशीर्वाद इन पार्टियों को कैसे मिलेगा, ये सवाल एक बहुत बड़ा है उत्तर प्रदेश की जनता के सामने भी। एक बार फिर से गेस्ट की तरफ वापस लौटता हूं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आस्था जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ देखिए विवेक जी ने बहुत सारे मुद्दे गिनाए, कमोबेश आपके भी वो मुद्दे मुझे एक ही समान नजर आते हैं, क्योंकि विपक्ष के तौर पर सभी उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं कि सत्ता जो पक्ष है वो तमाम बातों को डिलीवर नहीं कर पाया, जो वादे किए उसको वो पूरा नहीं कर पाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जब जिक्र होता है तो खासतौर से भारतीय जनता पार्टी या मुख्य विपक्षी दल की तरफ से भी कहा जाता है कि भाई ना संगठन है आपके पास, ना कार्यकर्ता हैं और ना चेहरा आपके पास, तो जनता आपको कैसे चुनेगी। एक तरफ अखिलेश का चेहरा है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ का चेहरा है, कांग्रेस पार्टी को जनता क्यों चुने उत्तर प्रदेश के चुनावों के अंदर, यह सवाल उठा दिया जाता है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। मैं चाह रहा हूं कि इसका भी जवाब दें आस्था जी साथ में। आस्था जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो।
हेलो, आस्था जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? नॉट प्रॉपरली। ठीक है आस्था जी, आस्था जी, क्वेश्चन। आस्था जी, अगर आप मुझे सही से समझ पा रहे हो, या आप तक प्रॉपरली मेरी आवाज पहुंच रही हो, सवाल यही है, एक तरफ अखिलेश यादव जी का चेहरा है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा है, कांग्रेस पार्टी जनता को कन्विंस किस आधार पर कर पाएगी? क्योंकि मुद्दे तो आपके भी वही हैं जो बात समाजवादी पार्टी कह रही है, जनता आपको क्यों चुने उत्तर प्रदेश के अंदर? यह सवाल बहुत बड़ा है। देखिए, जनता इस बार हम लोग को इसलिए चुनेगी क्योंकि जनता सबको मौका देकर के देख लिया है, आप भी जानते हैं। अब बात यहाँ पर पिछले 4 सालों की है जहां भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश की दुर्गति कर दी है। दुर्गति कैसे की है मैं आपको वो बताती हूँ। फतेहपुर में आज गंगा और यमुना का पानी अपने स्तर से ऊपर जाकर के बह रहा है। कई गांव ऐसे हैं जो डूब चुके हैं पानी में, मगर उन तक प्रशासन की कोई भी व्यवस्था नहीं पहुंच रही। ठीक, उसके अलावा ये तो पानी डूबने की बात तो मैंने आपको बताई। इसके अलावा मैं आपको डेटा के साथ बताती हूँ कि रोजगार के मामले में आपने वादा किया था कि 5 सालों में 70 लाख रोजगार देंगे। कितना रोजगार दिया है? क्या सरकार के पास इसका कोई आंकड़ा है बताने के लिए? नहीं है। आज प्रदेश का युवा लगातार सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर है और उसको आप क्या देते हैं? लाठी डंडे और पुलिस के मुकदमे। धोखा दे रहे हैं आप प्रदेश के युवा को, प्रदेश की महिलाओं को, जिनसे आप ये कहते हैं कि अपराध मुक्त प्रदेश आपने बना दिया। तो यही मुद्दे हैं जिस पर इस बार उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने जा रही है, और इसलिए भी देने जा रही है कि आप देखिए कि ये जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे, वो आशीर्वाद यात्रा नहीं है। आप इसको समझिए कि ये अपमान यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश की जनता को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने लगातार, आप ये बताइए कि किस बात का आशीर्वाद मांगने वाले हैं? लगातार गंगा में जब लाशें बही तो कहां थे उत्तर प्रदेश के सरकार के लोग? भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां थे? जब कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, लोग लाइनों में लगे हुए थे, 48 घंटे एक सिलेंडर भरवाने के लिए आदमी को लाइन में लगना पड़ता था, तब कहां थे भारतीय जनता पार्टी के लोग? उन पर तो तब लाठियां चलवाई गई। तो किस बात का आशीर्वाद देगी? नहीं देगी उनको। नहीं, वो आस्था जी आशीर्वाद नहीं दे रही है। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात को मान लेता हूं, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते ठीक है, आपने कह दिया कि उनको जनता आशीर्वाद नहीं देगी, लेकिन समाजवादी पार्टी भी तो है ना भाई। समाजवादी पार्टी को जनता फिर आशीर्वाद क्यों ना दे? कांग्रेस पार्टी को क्यों चुन ले? केवल इतना भर कह देने से कि इनको देख लिया इसलिए आप कांग्रेस पार्टी को देख ले। जनता के बीच में जाएंगे तो ब्लूप्रिंट रखना पड़ेगा ना, आपको बताना पड़ेगा कि आप इन दोनों से बेहतर कैसे हैं, और एक चेहरा भी बताना पड़ेगा जो विकास के नाम पर या फिर जो भी आप लोग अपना ब्लूप्रिंट लेकर के चल रहे हैं उसके साथ वो मैच कर रहा हो। वो क्या है आपके पास? क्यों करे जनता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट? ये सवाल है कांग्रेस पार्टी के सामने। और क्या वो संगठन है आपके पास? क्या वो कार्यकर्ता हैं आपके पास जो समाजवादी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में खड़ा हो सके? देखिए, हमारे पास संगठन भी है, हमारे पास चेहरे भी हैं, और आप इस बात को समझिए कि समाजवादी पार्टी भी तब उत्तर प्रदेश में नहीं थी, अपने घर में लोग बैठे हुए थे जब कोरोना काल में इस प्रदेश के लोग को उनकी जरूरत थी। तो हर मामले में कांग्रेस पार्टी एक सही विकल्प है, इसीलिए प्रदेश की जनता का परिवर्तन संकल्प है और कांग्रेस पार्टी उनके लिए विकल्प के रूप में बनकर सामने खड़ी हुई है। धर्मेंद्र जी, गन्ना किसान निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मुद्दा। आपने ये भी कहा था कि आप गन्ना किसानों की आय को बढ़ाएंगे, गन्ने का बेस प्राइस आप बढ़ाएंगे, लेकिन वो आप लोगों ने किया नहीं। उस पर इफ बट आप चाहे जितना मुझे बताएं, अगर नहीं कर पाए तो उन किसानों को आप क्या बताएंगे जाकर के? नहीं, और अभी भी बकाया है गन्ना किसानों का भुगतान, उसको लेकर के भी गन्ना किसान परेशान है। इस सरकार में मैक्सिमम भुगतान हुआ है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास जानकारी भी होगी, मैं समझ सकता हूं कि आज यही गन्ना मिलें, सहकारिता क्षेत्र की तमाम चीनी मिलें थी जो किसानों के अथक परिश्रम से, अथक योगदान से सहकारिता का निर्माण हुआ था। आज इसीलिए भारत सरकार ने, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने पहली बार सहकारिता मंत्रालय को इतना महत्व दिया है, और आदरणीय अमित शाह जी को उस मंत्रालय का दायित्व मिला है। आप देखिएगा कि किस तरह से बड़े बड़े पूंजीपतियों को गन्ना मिले बेच दी गई, उन पर गोलियां चली, उन पर लाठियां चली पिछली सरकारों में। आज एक भी गन्ना मिलों के जो मालिक हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि वह किसानों के भुगतान को रोकते। सरकार का सख्त रवैया है, और जो भी किसानों का भुगतान की समस्या है वो लगातार उसमें प्रयास चल रहे हैं।
मूल्य अभी बढ़ाया हमारे नहीं ना विवेक- आपने। चलिए ठीक है, विवेक भुगतान जी भी जो कर रहे हैं, कह लेकिन रहे आपने थे, मूल्य भी नहीं बढ़ोतरी करी। मैं एक विवेक जी कह रहे थे विकास की, मैं विवेक जी से जरा कहना चाहता हूं कि अपनी सरकार के जो भी मंत्री, मुख्यमंत्री जी, जो जिम्मेदार लोग थे, बनारस में, यहीं पर पूरे पूर्वांचल में जो परियोजनाएं आदरणीय मुलायम सिंह जी के समय में शुरू हुई थी, वो मायावती जी के काम समय में भी वैसे ही रह गई। अखिलेश जी की सरकार चली गई, उसने भी नहीं किया। योगी जी की सरकार ने सारे पुल, फ्लाईओवर, इसी गंगा में वाराणसी पर पुल बन रहा था, मिर्जापुर में पुल बन रहा था गंगा पे, सारी की सारी योजनाएं अधूरी पड़ी थी, उसके जंग लग रहे थे। ये जनता का पैसा था। जैसे ही 17 में योगी जी की सरकार आई, उसने यह नहीं देखा कि किसने इस योजना को। धर्मेंद्र जी मुझे एक बात लाया है। बताएं, धर्मेंद्र जी मुझे बताएं, धर्मेंद्र जी मुझे बताएं कि आज 17 के अंदर, धर्मेंद्र जी 17 के अंदर आपने तो ये बता दिया कि अखिलेश जी ये नहीं कर पाए, इनकी सरकार की ये विफलता थी, लेकिन इस बार आपको बताना पड़ेगा कि आपकी सफलता इनकी विफलता से ज्यादा कैसे है, और क्या बताएंगे जनता के बीच में जाकर के कि दोबारा से जनता आपको चुने भाई, क्या बताएंगे? पिछली बार तो आप नहीं बता दिया, इन्होंने नहीं किया, इस बार आपको रिपोर्ट कार्ड लेकर जाना पड़ेगा। हमारे आपकी सोच से जनता बहुत आगे है, जनता जानती है। ये कह रहे थे भ्रष्टाचार, इन्हीं के एमएलसी साहब होते थे, बुक्कल नवाब साहब, आपने ले लिया ना उनको, पूछाइए, वो तो आप ही की पार्टी में है। लिया वो पैसा आप ही की पार्टी में, उनको मैंने ले लिया। वो आप बुक्कल नवाब साहब को आप खुद जानते होंगे, उस रहस्य को मैं यहाँ नहीं खोलना चाहता हूँ। बुक्कल नवाब साहब को तो नाम मैंने सुना। ले लिया, और पैसा उनका आपने ले लिया। तो बहुत सारे भ्रष्टाचार के तरीके इस मंच पर आपको जरा सा सुनने का धैर्य रखिए, सुनना चाहिए। जिन सड़कों में घोटाला हुआ कि एस्टिमेट बढ़ा दिए गए, ये सारे जब पन्ने खुलेंगे तो बहुत धर्मेंद्र सारे जी खुलेंगे। एक्सप्रेस वे कौन सा बना दिया, ये भी सवाल पूछा था विवेक जी ने कि उन्होंने तो चलिए आगरा एक्सप्रेस वे बना दिया, आप एक भी एक्सप्रेस वे बताएं जो बन गया, जिस पर गाड़ियां दौड़ रही। अक्टूबर में उसकी डेडलाइन तय है कि पूर्वांचल, पूरे बलिया से लेके लखनऊ से बलिया, आजमगढ़, आप एनएचआई के तमाम प्रोजेक्ट हैं जो आज गोरखपुर, आप ये निकलते नहीं लोग ना, आजमगढ़ तक जाने की फुर्सत नहीं मिली आदरणीय अखिलेश जी को कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में कोरोना के संकट में भी नहीं जा पाए। तो जब जाएंगे नहीं तो वो कैसे देखेंगे? एसी कमरे में बैठ के केवल वो चिड़िया उड़ाएंगे। ठीक है विवेक जी, ये दूसरी बार आरोप लग गया समाजवादी पार्टी पर। अभी आस्था जी ने भी यही बात कही कि कोरोना काल में समाजवादी पार्टी नजर नहीं आई विपक्षी के तौर पर भी, और यहाँ तो धर्मेंद्र जी भी कह रहे हैं कि आप लोग जाते ही नहीं, निकलते नहीं बाहर, तो आपको पता क्या है कि कहां से चढ़ना है और कहां से उतरना है। चलिए ठीक है, अब मैं धर्मेंद्र जी जवाब लेता हूं विवेक जी से। विवेक जी जवाब दें। आयु जी, जो सरकार ये कह दे कि पूरे हिंदुस्तान में एक भी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं है, तो सरकार ये कह दे। अरे यार शांत हो जाओ ना, सही सवाल दीजिए। अरे राय साहब आप 5 मिनट से बोल रहे थे, मैंने कुछ कहा नहीं? मेरे सवाल का मैं दे रहा हूँ जवाब। क्या अखिलेश जी ये धर्मेंद्र राय को शांत कराइएगा। ठीक है, चलिए धर्मेंद्र जी, हूँ। चलिए वो जवाब दे रहे हैं, धर्मेंद्र जी वो जवाब दे रहे हैं। वो आजमगढ़ नहीं गए, क्यों नहीं गए, कब जाएंगे, वो सब जवाब देंगे। अभी तो सुन लें धर्मेंद्र जी, उसके लिए सुनना पड़ेगा। आप गए ही नहीं तो देखेंगे कैसे? ठीक है, चलिए धर्मेंद्र जी अब उसका जवाब विवेक जी देंगे ना। विवेक जी का जवाब सुन लें, अब विवेक जी का जवाब सुनते हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी सवाल को रिपीट करने से नहीं होगा ना, आपने सवाल पूछ दिया, अब जवाब देते हैं। विवेक जी जवाब देखिए, धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि आजमगढ़ तक नहीं गए तो उनको कैसे पता चलेगा कि एक्सप्रेसवे बना कि नहीं बना, पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो चलिए अखिलेश जी नहीं गए, कोई तो गया होगा। धर्मेंद्र जी हो सकता आप ही गए हो, हमको भी साथ ले चलिए, हम भी चल के देख लेते हैं ना। यार ये झूठ बोलना बंद करो ना। आप काशी चले आइए, काशी विश्वनाथ मंदिर जरा देख लीजिए, विकास क्या मॉडल क्या होता है। एक मिनट यार, शांत हो जाओ। विश्वनाथ मंदिर आ जाइए, आप शांत हो जाइए ना, मुझे बोलने दीजिएगा कि नहीं बोलने दीजिए? बोलिए कि बैठ गया झूठ का बखान करते रहिएगा बैठ के यहाँ पर। देखिए ऐसा है आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि केंद्रीय सरकार ने दी है, नहीं उसको पढ़ना चाहिए। उसमें साफ साफ लिखा है कि उत्तर प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है, कुपोषण में नंबर 1, महिलाओं पे अत्याचार में नंबर 2 है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में नंबर 1 है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट में नंबर 2 है। अरे जिस प्रदेश में बेरोजगार युवा 3 युवा रोज आत्महत्या करते हैं, जिस प्रदेश में हर 2 घंटे पे एक महिला का बलात्कार होता हो,
वो बैठ के यहाँ झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात, इनकी 2017 की जो घोषणा पत्र है वो मैं बताता हूं, इनको याद नहीं होगा, मैं बताता हूं। उसमें था कि पहला था कृषि विकास बने आधार। आज किसान सड़कों पे है, 2022 तक उनकी इनकम डबल कर रहे थे, क्या हुआ? दूसरा था हर युवा को मिले रोजगार, ये इन्हीं का था। 46 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी से देश जूझ रहा है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगार है। तीसरा, गरीबी मुक्ति का सपना साकार, 24 करोड़ लोगों को और आपने पूरे हिंदुस्तान के अंदर गरीबी रेखा के नीचे ठेल दिया है। पांचवा, नारी शक्ति समान अधिकार, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। आज नारियों के किस तरह से रेप हो रहे हैं और उसको आपकी सरकार और आपकी पुलिस बचाने का काम करती रहती है, और आप ही ये मैनिफेस्टो में कह रहे थे। ये हाल है आपका, और आप दुनिया भर की बात जरा 2-4, हम तो 10, मैं तो 10 काम बता सकता हूं जो। लेकिन साइलेंस जी, समाजवादी पार्टी सड़कों पर नजर नहीं आई, ये बात बार बार कही जा रही है कि समाजवादी पार्टी या तो ट्वीट की राजनीति करती है या घर में बैठ करके ही बता दिया कि भाई ये हो रहा, सड़क पर दिख नहीं रही, विपक्ष की भूमिका में भी नजर नहीं आई। ये बात भी आस्था जी ने कही, मैं चाह रहा हूं जवाब दें इसका। देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार सड़कों पे है, चाहे वो किसानों का आंदोलन रहा हो, चाहे जब मजदूर मर रहे थे तो जितने भी मजदूरों की उत्तर प्रदेश के अंदर मृत्यु हुई थी, चाहे वो किसी प्रदेश की हो, वो समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने 1 लाख रुपए हर मजदूर को देने का काम किया था। आज भी समाजवादी पार्टी के लोग, चाहे बाढ़ हो, कुछ हो, कोरोना हो, सड़कों पे है। अरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की 15 साल की बेटी सड़क पे आ गई थी, आप लोग बैठ के झूठ बोलते हैं। 15 साल की बच्ची वो मास्क, सैनिटाइजर और खाना बांट रही थी इसी एक्सप्रेस वे और लखनऊ के पास। 15 साल की बच्ची जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बेटी है, यहां बैठ के लोग झूठ बोलते हैं। ये सब शमशान के दलाल है और कफन के चोर है। ये सब झूठे हैं, राजनीतिक आपत्तिजनक बातों को, आपत्तिजनक बातें बंद करिए। ये गलत बयाने के लिए किसने किया? ये समाजवादी पार्टी का यही चरित्र है। शमशान की दलाली किसने खाई? शमशान में दलाली आपने खाई है। इस तरह के शब्दों का, आपने खाई है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल न करिए। ये गलत चीजें नहीं, गिद्ध कौओं को आपने लोगों की लाश खिला दी। चलिए ठीक है आस्था जी, चलिए ठीक है धर्मेंद्र जी देखिए ठीक है, अब वो उनकी बातें उन्होंने रख दी, कुछ बातें जनता पे छोड़ दिया करिए। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि पब्लिक डोमेन में अगर कोई इस तरीके की बातों को कह रहा है तो जनता पर छोड़िए भाई, ठीक है। आपको आपत्ति, आपने जता दिया। आस्था जी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका में भी नजर नहीं आई। साइलेंस जी ने तो बताया कि वो कोरोना काल में भी थी, वो लोगों को राहत भी पहुंचा रही थी, जो लोगों जिनकी जान गई उनको मुआवजे के तौर पर आर्थिक मदद भी करी समाजवादी पार्टी ने। आपने कैसे कहा कि समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका में नजर नहीं आई? अब फिर से सवाल वही है कि अगर विपक्ष की भूमिका में ये है तो फिर कांग्रेस पार्टी पर भरोसा कैसे करेगी जनता? चलिए एक सेकंड, अब आप लोग शांत हो जाएं, ठीक है। चलिए आस्था जी, समाजवादी पार्टी ने अपना विपक्ष का पूरा धर्म निभाया, वो बराबर सड़कों के ऊपर थी। अब सवाल यह है कि अब कांग्रेस पार्टी को ही क्यों चुनेगी जनता? आप घूम फिर करके मुझसे वही सवाल कर रहे हैं और मुझे बार बार ये कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी, जैसे समाजवादी पार्टी कह रही है कि उन्होंने विपक्ष का बहुत प्रमुख तरह से निभाया रोल। खैर उनके हिसाब से जिस तरह से उन्होंने किया, मैंने तो नहीं कहीं देखा। मगर कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी, अगर आपको याद हो तो ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का काम लोगों के घर में, जहां जिसको भी जरूरत थी, राशन पहुंचाने का कार्य हमारे नेताओं ने किया। जिनको जरूरत थी हमने मेडिकल किट पहुंचाई, जिनको जरूरत थी हमने अस्पताल में बेड ऑर्गेनाइज कराने का काम जैसे भी हो सका हमारे यहाँ के हमारे नेताओं ने कार्य किया। और इस बात का उदाहरण एक नहीं है, हजारों लाखों उदाहरण इस बात के पूरे देश में है। बहुत सारे ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने हमारे यहाँ के नेताओं से। चलिए ठीक है आस्था जी, ब्लूप्रिंट मुझे बताएं, क्योंकि आपने कहा कि प्रदेश के अंदर महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, महिलाएं सुरक्षित हैं नहीं, ये अपने वादे पूरे नहीं कर पाए। जनता पूछेगी आपसे कि आपके पास ब्लूप्रिंट क्या है? प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। मैं पूछ रहा हूं कि ब्लूप्रिंट क्या है कांग्रेस पार्टी के पास में? आप लोगों को कैसे रोजगार दे पाएंगे, महिलाओं को कैसे सुरक्षित कर पाएंगे,
और जनता फिर सवाल कांग्रेस पार्टी से भी पूछेगी, और कांग्रेस की अभी भी कुछ प्रदेशों के अंदर सरकार है, उससे तुलना भी होगी। फिर आस्था जी बहुत चैलेंजिंग है। मुझे ये बताएं ब्लूप्रिंट क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर आप ये कहते हैं कि आप सरकार बनाने वाले हैं? देखिए, ब्लूप्रिंट सरकार बन जाने के बाद बनता है, सरकार बनने से पहले तो मेरे ख्याल से कोई भी सरकारी योजना का ब्लूप्रिंट नहीं कोई बनाता। और फिर भी अगर आप पूछते हैं तो मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है, और वही कांग्रेस पार्टी करने का कार्य करेगी। इससे ज्यादा युवाओं के लिए जिन रोजगारों को, जिन भर्तियों को रोक दिया गया, उन भर्तियों को देने का कार्य करेगी। और ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो कि हमारे मैनिफेस्टो में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हम जनता से संवाद करके उस मैनिफेस्टो को बना रहे हैं। तो जनता की आवाज को उठाएंगे, जनता हमें जब जिताएगी हम उसको इम्प्लीमेंट करने का कार्य करेंगे। हमारी सरकारी नहीं, जब आप महिला सुरक्षा की बात करेंगे आस्था जी, तब वही एनसीआरबी का डाटा और वही एनसीआरबी का आंकड़ा आएगा जिसमें राजस्थान महिला अपराध में नंबर 1 पर है। कांग्रेस की सरकार है वहां पर, आप खुद एक महिला है। मुझे बताएं जनता को कैसे बताएंगे आप? आपकी अपनी खुद की सरकार वहां पे महिला को सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है, वो कौन सा जादू करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर? मैं यही बता रही थी आपको कि आप ये जो एनसीआरबी का डेटा है, देखिए हमारे यहाँ किसी भी तरह के डेटा को छुपाने का कार्य नहीं किया जाता है। जो भी डेटा है हम नहीं आस्था जी, मैं ठीक है, लेकिन इससे आप जनता को कैसे कन्विंस करेंगे भाई? मुझे बताएं ना, वहां तो आप पूरी तरीके से सत्ता के अंदर हैं, वहां की जनता ने कांग्रेस को इसलिए चुन दिया, बीजेपी को इसलिए वहां से सत्ता से बेदखल किया कि आपने कहा कि आप उनको बेहतर करके देंगे। महिला अपराध में अगर आप नंबर 1 पर पहुंच जाएं, जिस स्टेट के अंदर आप रूलिंग पार्टी के तौर पर हो, एक दूसरे स्टेट के अंदर आप कैसे क्वेश्चन करेंगे? वहां की जनता पूछेगी नहीं राजस्थान की महिला को आप सिक्योर क्यों नहीं कर पाए? उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या आप करने वाले हैं कि महिला सिक्योर हो जाए? के टोटल अपराध का 14.5% सबसे ज्यादा प्रतिशत उत्तर प्रदेश में होता है। महिला अपराध का जिक्र किया है आस्था जी आपने, क्योंकि कहा कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इसलिए मैंने महिलाओं से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा। महिला अपराध में नंबर 1 पर है राजस्थान। अब इसको अगर आप नहीं काउंटर कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि जनता को आप क्या जवाब देंगे, ये आप ही जाने। जब यहाँ उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति लॉन्च किया जाता है, या जब यहाँ पर पिंक बूथ बनाए जाते हैं और वो खाली रह जाते हैं, तो उस पर सवाल उठता है। सवाल उत्तर प्रदेश, चुनाव उत्तर प्रदेश का है तो पूछा उत्तर प्रदेश पर ही जाएगा। सवाल भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार सही होगा। और नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं इसीलिए तो आप कह रहे हैं ना कि आपने कहा आस्था जी कि मैं घूम फिर के इस सवाल पर क्यों आ जाता हूं। बेहतर के विकल्प के तौर पर अगर कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता चुनेगी तो फिर वो ये भी तो देखेगी ना कि आपने बेहतर किया कैसे है। एक प्रदेश के अंदर अगर आप बेहतर नहीं कर पाए तो अगले प्रदेश में आप कैसे करेंगे? वो कौन सा नया आप लोग ब्लूप्रिंट लेकर के आने वाले हैं? मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि ये सवाल जनता पूछेगी आपसे। राजस्थान के अंदर भी वही सरकार है, वही महकमा है, वही पुलिस है और वही महिलाएं हैं आस्था जी, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। लेकिन अगर वहां पर महिलाएं आप सुरक्षित नहीं कर पाए तो प्रदेश में कैसे करेंगे आप? राजस्थान में अपराध बढ़ रहा है तो राजस्थान की पुरानी सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखने की आवश्यकता है कि वहां पर अपराध कितना था, तब कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में कितना हो रहा है, और जितना भी हो रहा है उस पर भी लगातार एक्शन लिया जा रहा है और उन सरकार आपराधिक मामलों को निपटाने का कार्य भी किया जा रहा है। लोगों को सजा भी मिल रही है। ठीक है, यहाँ उत्तर प्रदेश में सजा नहीं मिलती है, यहाँ उत्तर प्रदेश के अपराधियों को संरक्षण देने का उत्तर प्रदेश। धर्मेंद्र जी महिला अपराध ठीक है, चलिए छोटा सा सवाल धर्मेंद्र जी के लिए, एक छोटा सा सवाल जो अभी बोल रहे थे कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनवाने का काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी प्लीज, जब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनवा लीजिएगा ना तो उसको एक बार चेक करवा लीजिएगा, वेरीफाई करवा लीजिएगा कि वहां पर कोई गड्ढा न रह जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने गड्ढा मुक्त करने की बात कही थी, मगर गड्ढा मुक्त तो हुई नहीं है। तमाम जगह सड़कों पर गड्ढे रह जाते हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री आवास से 1 किलोमीटर के रेंज के अंदर एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। तो आपको ये आवश्यकता है, मेरी हिदायत है कि आप देख लीजिएगा कि जो बिल्कुल ठीक है। चलिए आस्था जी, अब आपने बता दिया, वो गड्ढा मुक्त करने की जिम्मेदारी उनकी है। धर्मेंद्र जी जवाब दें। जी देखिए, ये लोग बोलने के लिए कुछ बोलते हैं, इसका क्या जवाब है? ये लोग केवल बोलने के लिए बोलेंगे, संसद में बोलेंगे, सड़क पे बोलेंगे, कहीं बोलेंगे। जनता देखती है कि बोलने वाले के प्रश्न में कोई गहराई है कि नहीं। जनता जानती है कि उसके लिए सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। आज जनता के सामने जिस मोर्चे पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपके समाचार चैनल पे, प्रिंट मीडिया में क्या ये 5 बरस अब होने को है, कभी समाचार आया कि बिजली की कटौती इतने घंटे हो गई, समाचार की हेडलाइन बदल गई। आज उत्तर प्रदेश को जितनी बिजली मिल रही है, किसान की समृद्धि बिजली पे आधारित थी।
मेरा घर आपके उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी के घर से सपा के प्रवक्ता विवेक जी पर मुझे तरस आ रही है। ये नैतिक तरस तो आपके मुख्यमंत्री में आ रही है, ये जो आप सत्ता से बाहर होने वाले आ रही है। क्या आप ऐसी पार्टी की तरफदारी कर रहे हैं जिसका कोई मतलब अपने गिरबान में झाग लीजिए धर्मेंद्र जी। अरे आप समाज 14 साल बाद सत्ता में आए, इतना घमंड मत नहीं है। करिए। आप 14 साल बाद सत्ता में आए, इतना घमंड मत करिए। आपने घमंड अच्छी बात नहीं है, घमंड नहीं है, घमंड अच्छी बात नहीं है। 14 साल बाद सत्ता में आए, जो समाजवादी पार्टी का घमंड दशानंद को भी था, जनता अभी भी आप घमंड दशानंद को भी था, चूर हो गया। देखिए आप चलिए, मुझे लगता है कि घमंड तो सही बात है, किसी का नहीं रहता, लेकिन उसके लिए भी जनता है बैठी और जनता ही ये निर्धारित करेगी कि आखिर सही मायने में वो भरोसा किस पर कर रही है और किसके घमंड को वो तोड़ती है। अब चुनावों का ही हम लोग इंतजार करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो सम्मेलन भी हो रहे हैं, यात्राएं भी हो रही हैं, अपनी अपनी राजनीतिक जुगत और अपनी अपनी राजनीतिक बिसात को सभी राजनीतिक पार्टियां बिछा चुकी हैं, लेकिन जनता इस बार किस पर भरोसा करती है, इसके लिए विधानसभा चुनाव 2022 का ही इंतजार करना पड़ेगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।